हेलो दोस्तों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मेमोरी के संदर्भ में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर मेनली दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। मतलब ऐसे पार्ट जिसे आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो पार्ट कहलाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन ओनली बी सीन नॉट टच्ड। मतलब जिसे हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर के अंतर्गत आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, वो आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। लेकिन अगर बात करें हार्डवेयर की, तो ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, वह पार्ट कहलाता है हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर, माउस, ये सारे पार्ट आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जो केवल और केवल देखा जा सकता है, टच या स्पर्श नहीं किया जा सकता। दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन ओनली बी सीन नॉट टच्ड, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो जो भी ऐसे पार्ट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पर इनका काम क्या है, सॉफ्टवेयर करते क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, सारे के सारे कंप्लीट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और एक्शंस दैट कोऑर्डिनेट बिटवीन हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को काम कराने के लिए जो काम कर रहा होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपका बाहरी आवरण है, पर उसके अंतर्गत जो काम हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। जैसे आपका पैर चल रहा है, आपका हाथ चल रहा है, लेकिन उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो ब्रेन के थ्रू मिल रहे हैं। ब्रेन के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर है, वो आपका काम करा रहा है पैर से, हाथ से, आपके शरीर से, वो आपका सॉफ्टवेयर है। जो आपका दिल कहता है आप वही करते हैं, तो दिल आपका जो कह रहा है वो सॉफ्टवेयर है, दिख नहीं रहा है, पर कुछ ना कुछ आपसे करवाता जरूर है। आप समझ रहे होंगे। तो वही दिल जो आपसे काम करवा रहा है, जब आप काम करते हैं, जो आपके अंग काम कर रहे हैं, उसके पीछे वो हार्डवेयर जो अंदर प्रक्रिया हो रही है वो सॉफ्टवेयर। और दिल तो आपको वैसे भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देशित करता है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट जो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर जो बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों जनरली दो प्रकार से सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आगे सब कैटेगराइज किया गया है, उपवर्गीकृत किया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जो इनकी कुछ उपयोगिता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तीसरा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो आपके लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो प्रकार से जनरल एप्लीकेशन हर कोई उपयोग किया जा कर सकता है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। देखते हैं पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिवाइडेड इनटू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, whereas application software is divided into general application and customized application। so एक एक करके हम बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मैनेज करके ऑपरेट कराने के लिए जो काम करता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करेंगे कि कैसे काम करना है, उसको मेंटेन रखेंगे कि वो आगे चलकर अपनी सर्विसेज ज़्यादा समय तक दे पाए, वो सब कुछ मेंटेन करने वाला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी के थ्रू कंप्यूटर हमारा काम करता है, इसी के थ्रू काम करने लायक बनता है, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस, इसके अलावा उबंटू, यूनिक्स, ये सब कुछ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताया इस स्लाइड में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बांटा गया है 3 भागों में। पहला यूटिलिटी, दूसरा ऑपरेटिंग, तीसरा लैंग्वेज। तो ये है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं सबसे पहले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। जैसे एंटीवायरस, नाम सुना होगा आपने। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे बढ़ाना, उसे मेंटेन रखना, ताकि जो हमने टास्क परफॉर्म किया है कंप्यूटर के अंदर वह सिंप्लीफाई हो सके, टास्क आसानी से परफॉर्म किया जा सके। ये कहलाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं, एंड सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं। ये यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करते हैं, इसीलिए इन्हें सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। It is also called service program software. They keeps bug away from the computer and provides protection और security to computer system। ये जो हमारे सिस्टम में कोई भी किसी भी प्रकार से बग आते हैं उससे बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई वायरस आया तो वायरस से बचाने के लिए काम कर रहा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है एंटीवायरस। तो इस प्रकार काम करता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे नेट प्रोटेक्टर, नोट्रॉन, सी क्लीनर, क्लीनी पीसी, डिस्क क्लीनर, अवास्ट, अवाइरा, ये सब कुछ क्या है? क्विक हील, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे। ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आगे बात करें कि इनके क्या क्या काम हैं, तो डिस्क क्लीन करना, वायरस को हटाना, डेटा को बैकअप और रिस्टोर करना, डिस्क पार्टीशन, फाइल कंप्रेशन, डिस्क चेकर, ये इनके वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको एंटीवायरस की जो लिस्ट है वो ज़रूर याद रखनी है, एंटीवायरस की लिस्ट, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपके एंटीवायरस लिस्ट ही हैं,
इनसे प्रश्न एकाध प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरे प्रोग्राम्स को, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर को, उनको ऑपरेट करता है। जो पूरे डिवाइसेस, पूरे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने में काम कर रहा होता है, वही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर करता है। तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों, कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसेस को संचालित करता है। द सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स ऑल द प्रोग्राम रनिंग इन द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। एक प्रकार से बात करें तो हार्डवेयर को काम करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए काम कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे MS-DOS, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक, उबंटू, एंड्रॉयड, ये सब कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। यही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन्हें OS कहा जाता है, ये काम करते हैं आपके कंप्यूटर में। क्या क्या काम है इनके? तो इनके काम है रिसोर्स मैनेजमेंट, कहाँ से रिसोर्स आ रहा, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना। मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का मैनेजमेंट करना। प्रोसेसिंग को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना। जॉब शेड्यूलिंग, किसको कितना दिया जाएगा टाइम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, तो वो उस टास्क के अनुरूप, उस जॉब के अनुरूप उसको टाइमिंग देते हैं। जैसे आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट। बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के टास्क को परफॉर्म करता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई सारे परफॉर्म हो सकते हैं टास्क। एम्बेडेड, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में काम होता है, वो आपके कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं कंप्यूटर में। आगे बात करें, तीसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज या इसी को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर हमारा इसी भाषा को समझ सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई दूसरी भाषा समझ नहीं आती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, ये आसान कार्य नहीं है। इसलिए हमें प्रोग्राम किसी दूसरी भाषा में लिखना पड़ता है। तो प्रोग्राम जब किसी और भाषा में लिखा जाएगा तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें मशीन भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। तो इस अवस्थिति में हमें चाहिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जनरली 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रयोग किए जाते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। कितने प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए? तो हमारे मेनली 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में प्रयोग किए गए। क्यों आवश्यकता पड़ रही है, आपको समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हम लिख नहीं रहे हैं, तो हमें दूसरी भाषा में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पर कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए वहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। और ये 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब तीनों का काम देखते हैं कि काम क्या होता है। तो सबसे पहला है आपका असेंबलर।
ये क्या काम करता है? असेंबलर काम करता है आपका, एक भाषा होती है कंप्यूटर में जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। ये कहें तो आप मध्य स्तरीय भाषा के अंतर्गत आएगी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें प्रोग्राम है एक, जिसे प्रोग्राम को कहा गया सोर्स प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी में। मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए बीच में हमें चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और ये आपका मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट कोड है। उस ऑब्जेक्ट कोड तक पहुंचना है हमें यहाँ से यहाँ तक, तो बीच में हमें गुजरना पड़ेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, फिर पहुंचेंगे मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है असेंबलर। तो असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबलर का उपयोग असेंबली भाषा के प्रोग्राम को, जो सोर्स प्रोग्राम है, इसे मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला हो गया असेंबलर। दूसरा आपका कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, इनको कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। तो बीच में फिर से चाहिए क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो है आपका कंपाइलर। सेम यही काम आपका इंटरप्रेटर भी करता है। सेम यही काम जो कंपाइलर कर रहा है वही इंटरप्रेटर कर रहा है। काम क्या है? काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो अंतर क्या है दोनों में? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो कंपाइलर है दोस्तों, वो ट्रांसलेट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी में। जो इंटरप्रेटर है वो भी हाई को बाइनरी में। अंतर ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है साइमल्टेनियसली, या कहें तो इट ट्रांसलेट ऑल द प्रोग्राम एट वंस। एक साथ ट्रांसलेट करता है। अगर जो प्रोग्राम 10 लाइन का है तो सारी की सारी लाइन को एक साथ ट्रांसलेट करेगा, वो कहलाता है आपका कंपाइलर। वहीं बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एक एक कथन या एक एक स्टेटमेंट या एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। अगर जो 10 लाइन है तो एक लाइन, फिर 2 लाइन, ऐसे ही करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर के साथ ये है कि ये टाइम कम लेगा, टाइम कम लेता है, जल्दी एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर टाइम तो लेता है पर इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू कंपाइलर बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, प्रत्येक टास्क को वहीं पर देख लेता है और ट्रांसलेट कर देता है। तो इस प्रकार काम करते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे बात करें तो देख लीजिए एक बार असेंबलर क्या कैसे काम करता है। ऐसा प्रोग्राम जो
असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, असेंबलर कहलाता है। दूसरा, जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में है उसे सोर्स प्रोग्राम कहा गया या सोर्स कोड कहा गया। जो प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट हो गया उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा गया। मैंने आपको ये पीछे बता दिया है, देख लीजिए। फिर है आपका कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर है, इसके लिए यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, ये देख लीजिए। फिर है आपका इंटरप्रेटर, ये भी सेम काम करता है, सेम काम वही प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को, एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार में, जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी यूजर की आवश्यकता के अनुसार उसके एप्लीकेशन के आधार पर बनाए जाते हैं। कोई भी कार्य है उस अनुरूप उसको स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में जब चाहें तब ऐड कर सकते हैं, जब चाहें तब रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार पॉसिबल हो सकता है। इसके आधार पर किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे टैली हो गया, रेलवे रिजर्वेशन का हो गया, मौसम विभाग का हो गया, ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको भी दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। जैसे पहला हुआ आपका जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सामान्य उपयोग के लिए है, हर कोई व्यक्ति इसे उपयोग कर सकता है, कोई भी। और दूसरा है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, जो स्पेसिफिक लोग उपयोग कर सकते हैं, वो है कस्टमाइज, जो कोई भी एनी वन कैन बी यूज, दैट इज जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग सभी यूजर कर सकते हैं, जैसे टैली हो गया, स्कैड हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वर्ड प्रोसेसिंग, ये कहलाते हैं आपके जनरल एप्लीकेशन। वहीं विशेषीकृत एप्लीकेशन, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जिन्हें विशेष उपयोग के लिए बनाया जा सकता है, जो हर कोई उपयोग नहीं कर सकता, केवल स्पेसिफिक यूजर ही कर सकते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, मौसम विभाग का सॉफ्टवेयर है, रॉ डिपार्टमेंट का है, डिफेंस का है, ये स्पेसिफिक हैं, इन्हें सब कोई उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक आधार पर और देख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर चार प्रकार से बांटा गया है। फ्रीवेयर, जो फ्री में उपलब्ध है, कोई भी इन्हें डाउनलोड कर सकता है। शेयरवेयर, ये भी आपके फ्री में ही उपलब्ध है, फ्रीवेयर भी और शेयरवेयर भी, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर है। तीसरा है फर्मवेयर और चौथा है ग्रुपवेयर। अंतर क्या? फ्रीवेयर में कॉपीराइट का, जो कॉपीराइट आपने सुना होगा, कॉपीराइट इशू की बात करते हैं, तो इसमें नहीं होता, इसमें थोड़ा सा कॉपीराइट इशू का प्रॉब्लम है। बात करते हैं, पहला है फ्रीवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने में मुफ्त में होते हैं। सेम यही डाउनलोड और उपयोग करने में ये भी मुफ्त में है। अंतर क्या है? कॉपीराइट इशू से बाहर है ये, जबकि इसे कॉपीराइट इशू के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका उपयोग एक लिमिटेड टाइम के लिए ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपीराइट इशू आ सकता है। वहीं तीसरा प्रकार है फर्मवेयर, किसी फर्म के साथ में विशेष रूप से बनाया गया है। किसी, जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन कुछ न कुछ तो काम कर रही है, वॉशिंग मशीन जो काम कर रही है तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो संचालित है। हार्डवेयर उसका कैसे काम कर रहा है, वो पॉसिबल हुआ है कैसे? फर्मवेयर से। और चौथा है ग्रुपवेयर, जो ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, जैसे आपका ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपके चार प्रकार से
उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर हैं। अब कुछ और ऐसे तथ्य जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो वो शब्द आते हैं, कुछ 6-7 प्रकार के शब्द हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है टेस्टिंग। क्या होता है टेस्टिंग? हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें जो बग है उसको खोजने की, एरर को खोजने की जो प्रक्रिया है वो टेस्टिंग कहलाती है। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड टेस्टिंग। किसी भी प्रकार से उसमें कोई बग तो नहीं आया, उसको ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है टेस्टिंग। दूसरा है डाउनलोडिंग। डाउनलोड करना मतलब इंटरनेट के यूज करते हुए आप किसी भी डेटा को अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं, वो कहलाता है डाउनलोड करना। मतलब कोई भी फाइल आपके पास आ रही है, कोई भी डेटा आपके पास, कोई भी ऐप आपके पास आ रहा है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है, ये कहलाता है डाउनलोडिंग। यदि यही कार्य आप किसी दूसरे सर्वर पे भेज रहे होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करके, वो अपलोडिंग कहलाता है। तो तीसरा है आपका अपलोडिंग। क्या है? इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डेटा किसी अन्य सर्वर पर भेजना, दैट इज अपलोडिंग। जैसे आप अपनी फ़ोटो इंस्टा पे डालते हैं तो ये कहा जाएगा कि फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं। वहीं किसी और की फ़ोटो आप इंस्टा से अपने फ़ोन में ले रहे हैं, वो डाउनलोड कर रहे हैं। ये मत करिए, गलत काम है। फिर है आपका बग। बग क्या है? एरर है। तो जो भी गलतियां होती हैं कंप्यूटर में उन्हें बग कहा जाता है, और बग के कारण आपके प्रोग्राम में हमेशा एरर बताएगा, वो आपका रन नहीं हो पाएगा। ये है बग, और इसी को ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबग। अगला शब्द है डीबगिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया, ठीक करने की प्रक्रिया, करेक्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है डीबगिंग। तो गलती है बग और उसको सुधारना है डीबग। फिर आपका अपडेट। जैसे आपके फ़ोन में बीच बीच में नए फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में आते रहते हैं, तो उससे आपको फीचर्स को शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है अपडेट, और आप लोग भी अपडेट करते हैं। जैसे ऐप्स वगैरह भी अपडेट के लिए मांगते हैं। प्रोग्राम तो आप जानते ही हैं, किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए जो भी कंप्यूटर को समझ में आ जाए भाषा, उससे जो निर्देश बनता है वो प्रोग्राम कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे निर्देशों का समूह जिससे कंप्यूटर को समझ में आए और वह उस स्पेसिफिक निर्देश के अनुसार कोई भी टास्क परफॉर्म करे, वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सबसे पहला है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। ये आपका 1981 में लाया गया MS DOS पहली बार। याद रखिएगा क्या फुल फॉर्म है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का। दूसरा यूनिक्स, ये 1969 में आया, USA 1969 USA। ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा विंडोज़, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, 1985 में आया है। विंडोज़ 11 तक आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे विंडोज़ के नाम सुने होंगे। विंडोज़ 11 आ गया है 2021 में। सबसे यूजर फ्रेंडली था विंडोज़ 7। फिर है आपका मैक, ये पैक नहीं है लल्ला, मैक है, पैक से कुछ और मत समझ लेना। मैक MAC, ये एप्पल का है, 1984 में पहली बार आया एप्पल कंपनी द्वारा। बहुत सारे इसके संस्करण आगे आ चुके हैं। फिर आपका लाइनेक्स 1991 में आया। लाइनेक्स 1991 में इंटेल से शुरुआत हुई इसकी। फिर आपका उबंटू, ये आपका 2004 में आया। फिर आपका एंड्रॉयड, जो मोबाइल फ़ोन्स में आप देखते होंगे, पहली बार 2003 में एंड्रॉयड इंक कंपनी ने इसको डेवलप किया। अब बहुत सारे इसके वर्जन आ चुके हैं। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्रोम भी देख लेते हैं। क्रोम आपका लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे गूगल कंपनी ने 2009 में जारी किया। तो ये प्रमुख आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हुए। तो दोस्तों,
आज आपने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। बेसिक नॉलेज ही पढ़ना है हमें कंप्यूटर्स का, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमने देख लिया है कि क्या क्या होता है। इसी में से संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में। एक प्रश्न आपका फुल फॉर्म से संबंधित होगा, वो भी हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, फुल फॉर्म जितने भी हो सकेंगे अधिक से अधिक। तो दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो आप ये लेक्चर ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।